बारिश का मौसम चल रहा था। झमाझम बारिश कल से ही हुई जा रही थी। आज वैसे भी छुट्टी का दिन था। बालकनी में बैठी अर्चना क्या फैसला ले, इसी उलझन में पड़ी थी। दरअसल अर्चना विकास के बताए हुए प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। अपने एकांत प्रिय व्यक्तित्व की तरह ही उसने एकांत सोसाइटी में यह फ्लैट खरीद लिया था। वह एक बैंक में अकाउंटेंट थी, इसीलिए लोन के लिए उसे अधिक भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी थी। कुछ धनराशि माँ ने अपने जीवन काल में उसके नाम से जमा कर दी थी और कुछ उसने लोन लेकर यह फ्लैट खरीद लिया था। विकास, जो उसके बचपन का सहपाठी और जीवन का एकमात्र आत्मीय था, उसके इस फैसले से खुश नहीं हुआ था। अर्चना, तुम पागल हो जो इतनी दूर फ्लैट खरीद लिया। एक बार बोला होता यार, मैं तुम्हें इससे कम कीमत में घनी आबादी में फ्लैट दिलवा देता। विकास ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। विकास, मैंने अपने एकांत वर्ष की कीमत चुकाई है, अर्चना कुछ सोचते हुए बोली। विकास ने आगे कुछ नहीं कहा। वह अपने मित्र को बचपन से जानता था, जिसे पाने के लिए युवतियाँ रात दिन जिम में पसीना बहाती हैं। उसने वह अपने जीवन की अनोखी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते पा ली थी। शाम को विकास और अर्चना बालकनी में बैठे थे। अचानक विकास बोला, अंकल का कोई फ़ोन आया? अर्चना बोली, नहीं, उनका फ़ोन पिछले 4 महीनों से ऑफ है। विकास फिर बोला, देखो, तुम मेरी ट्यूशन वाली बात पर विचार कर लेना। हमारे खास पारिवारिक मित्र हैं दीपक, उनकी बेटी को ही ट्यूशन पढ़ाना है। हफ्ते में बस 3 दिन 15,000 तक दे देंगे। तुम्हें इस ट्यूशन से फ़ायदा ही होगा, सोच लेना। यह कहकर जाने लगा तो अर्चना बोली, विकास, खाना खा कर जाना। तुम चले गए तो मैं अकेली ऐसी ही भूखी पड़ी रहूँगी। फिर अर्चना ने फटाफट खाना बनाया। विकास फिर रात की कॉफ़ी पीकर ही गया। विकास को अर्चना से दिल से स्नेह था। प्यार जैसा कुछ था या नहीं, पता नहीं, पर एक अगाध विश्वास था दोनों के बीच। उनकी दोस्ती पुरुष और महिला के दायरे में नहीं आती थी। विकास निसंकोच अर्चना को किसी भी नई लड़की के प्रति अपने आकर्षण की बात चटकारे लेकर सुनाता, तो अर्चना भी अपनी अंदरूनी भावनाओं को विकास के समक्ष कहने में नहीं हिचकती थी। जब अर्चना की माँ जिंदा थी तो एक दिन उन्होंने अर्चना से कहा भी था, विकास और तुझे एक साथ देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तू कहे तो मैं विकास से पूछकर उसके घर वालों से बात करूं? अर्चना हंसते हुए बोली, मम्मी, आप क्या बोल रही हैं? विकास बस मेरा दोस्त है, मेरे मन में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं है। मम्मी डूबते स्वर में बोली, यह आकर्षण ही तो हर रिश्ते का सर्वनाश कर देता है। अर्चना अच्छी तरह जानती थी कि मम्मी का इशारा किस और है, पर वह क्या करे। विकास को वह बचपन से ही अपना मित्र मानती आई है और उसे खुद भी आश्चर्य होता है कि आज तक उसे किसी भी लड़के के प्रति कोई आकर्षण नहीं हुआ। शायद उसका बिखरा परिवार, उसके पापा का उलझा हुआ व्यक्तित्व और उसकी माँ की हिमशिला सी सहनशीलता उसे सदा के लिए पुरुषों के प्रति ठंडा कर गई थी। अर्चना जब भी अपने बचपन को याद करती तो बस यही पाती, कुछ इंद्रधनुषी रंग भरे हुए दिन और फिर रेत जैसी ठंडी रातें जो अर्चना और उसकी माँ की साझा थीं। अर्चना के पापा सुभाष एक नौकरी पकड़ते और छोड़ते। गृहस्थी का सारा बोझ एक तरह से अर्चना की माँ ही उठा रही थी। फिर भी परिस्थितियों के विपरीत वे हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। अर्चना की माँ गायत्री स्वभाव से खुशहाल थी, जीवन से भरपूर। दोनों जब साथ साथ चलती तो माँ बेटी कम, सखियाँ अधिक लगती थीं। अर्चना ने अपनी माँ को कभी किसी से शिकायत करते हुए नहीं देखा था। वे एक बीमा कंपनी में कार्यरत थीं। अर्चना ने अपनी माँ को हमेशा चवन्नी छाप बिंदी, गहरा काजल और गहरे रंग की लिपस्टिक में हंसते हुए ही देखा था। उनके जीवन की दर्द की छाप कहीं भी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी। अर्चना के विपरीत गायत्री को पहनने ओढ़ने का बेहद शौक था। अपने आखिरी समय तक वे सजी सवरी रहती थी। मगर आज अर्चना सोच रही है कि काश गायत्री अपनी हंसी के नीचे अपने दर्द को ना छिपाती तो शायद उन्हें ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी ना होती। पापा से अर्चना को कोई खास लगाव नहीं था। पापा से ज़्यादा तो वह विकास के पापा विनोद अंकल के करीब थी। जहाँ अपने पापा के साथ उसे हमेशा
असुरक्षा की भावना महसूस होती थी, वही विनोद अंकल का उस पर अगाध स्नेह था। वे उसे दिल से अपनी बेटी मानते थे। अब माँ को गए 2 महीने हो गए थे। अब पूरा खर्च उसे अकेले ही चलाना था। विकास अच्छी तरह से जानता था कि यह स्वाभिमानी लड़की उससे कोई मदद नहीं लेगी, इसीलिए वह अतिरिक्त आय के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव लेकर आ जाता था। यह ट्यूशन का प्रस्ताव भी वह इसीलिए लाया था। आज बैंक की ड्यूटी के बाद बिना कुछ सोचे अर्चना ने अपनी स्कूटी विकास के दिए हुए पते की ओर मोड़ दी। जैसे सरकारी आवास होते हैं वैसे ही था। खुला घर, हवादार और एक अकड़ के साथ शहर के बीचों बीच स्थित था। दीपक पुलिस महकमे में ऊंचे पद पर हैं और अफसरों की पत्नियों की तरह उनकी पत्नी भी 3-4 समाजसेवी संस्थाओं की प्रमुख सदस्य थी और साथ ही एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर भी नियुक्त थी। अर्चना ने जैसे ही सरकारी कोठी में प्रवेश किया, वॉचमैन दौड़ कर आया, उसका नाम पता पूछकर अंदर फ़ोन घुमाया और फिर से अंदर भेज दिया। ड्राइंग रूम को देखकर अर्चना सोच रही थी, मेरे पूरे फ्लैट का एरिया ही इस कमरे के बराबर है। तभी कुछ सरसराहट हुई और एक लंबी कदकाठी के सांवले युवक ने अंदर प्रवेश किया। नमस्कार, मैं दीपक हूँ, आप अर्चना हैं? अर्चना एकदम से सकपका गई। जी हाँ, बच्चा किधर है? रिम्मी अभी सो रही है, दरअसल अभी कुछ देर पहले ही स्विमिंग क्लास से आई है। अर्चना को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह युवक पुलिस महकमे में इतने ऊंचे पद पर आसीन होगा और इसकी 9 वर्षीय बेटी भी है। दीपक बहुत ही धीमे और मीठे स्वर में वार्तालाप कर रहे थे। न जाने क्यों अर्चना बार बार उनकी तरफ एकटक देख रही थी। सांवला रंग, चौड़ा सीना, उठने बैठने में एकदम अफसरी ठसका, घने घुंघराले बाल जो थोड़ी थोड़ी कानों के पास सफ़ेद हो गए थे, उन्हें छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और हंसी जिसमें जरा भी बनावट नहीं थी, दिल के आर पार हो जाती थी। बच्चों जैसी हंसी। पता नहीं क्यों बार बार अर्चना को लग रहा था यह बंदा एकदम खरा सोना है। चाय आ गई थी। अर्चना उठाना ही चाह रही थी कि दीपक बोला, अर्चना जी, आप आई हैं तो एक बार रिम्मी की मम्मी से भी मिल लें। भावना भी रास्ते में ही है, बस 5 मिनट और। अर्चना को वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था, पर क्या करती। चाय के दौरान बातों बातों में पता चला कि अर्चना और दीपक एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं। फिर तो कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। अर्चना बोल रही थी, दीपक सर, आपके तो बहुत प्रशंसक होंगे कॉलेज में। दीपक मंद मंद मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाले थे, तभी भावना ने प्रवेश किया। अपने पति को किसी अजनबी खूबसूरत लड़की से बात करते देख वे प्रसन्न नहीं हुई। रूखी सी आवाज़ में बोली, आप हैं रिम्मी की ट्यूटर? देखो, वह इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ती है, कर पाओगी तुम उसका होमवर्क? हम इसीलिए इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं ताकि उसके प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट में आप उसकी मदद कर सकूं। मुझे और उसके पापा को तो दम मारने की भी फुर्सत नहीं है। अर्चना विनम्रतापूर्वक बोली, इसीलिए मैं आज बच्ची से मिलना चाहती थी। तभी पर्दे में सरसराहट हुई और एक बहुत ही प्यारी बच्ची ने प्रवेश किया। उसे देखते ही भावना के चेहरे पर कोमलता आ गई, परंतु वह दौड़कर अपने पापा दीपक के गले ही झुल गई। लड़की का नाम ईरा था। पापा के चेहरे के भव्य गढ़न और माँ का रंग उसने विरासत में पाया था। एकदम ऐसा चेहरा जो हर किसी को प्यार करने के लिए मजबूर कर दे। भावना अहंकारी स्वर में बोली, रिम्मी, तुम्हारी ट्यूटर आई है, कल से तुम्हें पढ़ाने आएंगी। अर्चना मुस्कुराते हुए बोली, हेलो ईरा, कल से मैं आपकी प्रोजेक्ट्स में मदद करने आया करूँगी। ईरा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अर्चना ने कुछ ही देर में महसूस कर लिया था कि जो दीपक भावना के आने से पहले इतने सहज थे, वे अभी बहुत ही बंदे बंदे से महसूस कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी में कोई प्रेम नज़र नहीं आ रहा था। अब अर्चना की शाम और देर से होती थी, क्योंकि हफ्ते में 3 शामें उसकी ईरा की ट्यूशन क्लास में जाती थी। पहले 2-3 दिन तक तो ईरा ने उससे ज़्यादा भाव नहीं दिया, फिर धीरे धीरे अर्चना से खुल गई। लड़की का दिमाग बहुत तेज था, बस थोड़ी गाइडेंस और प्यार की ज़रूरत थी। ऐसे ही एक शाम को जब अर्चना ईरा को पढ़ाने पहुंची तो एकदम आंधी तूफान के साथ बारिश आ गई। जब 2 घंटे तक बारिश नहीं रुकी तो दीपक ने ही अर्चना से कहा कि वे आज अपने सरकारी वाहन से उसे छोड़ देंगे। रास्ते में वे अर्चना से बोले,
तुम क्यों रोज इतनी परेशान होती हो? ईरा खुद तुम्हारे घर आ जाया करेगी। अर्चना बिना झिझक के बोली, सर, भावना जी ने मेरी ट्यूशन फीस इसीलिए 15,000 तय की है क्योंकि वे होम ट्यूटर चाहती थी। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है आने जाने में। फिर जब कार एक निर्जन सी सोसाइटी के आगे रुकी तो फिर दीपक चिंतित स्वर में बोले, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? अर्चना मुस्कुराते हुए बोली, सर, मुझे इंसानों से डर लगता है, इसीलिए यहाँ रहती हूँ। दीपक के लिए अर्चना एक पहेली सी थी और फिर विकास के पिता से उन्होंने अर्चना का सारा इतिहास पता कर लिया कि कैसे वह लड़की अकेले ही आत्मस्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है, फिर भी उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। इसके विपरीत उसकी पत्नी भावना रात दिन छोटी छोटी बातों के लिए झिकझिक करती रहती है। नौकर की छुट्टी करने या ईरा की आया ना आने पर कैसे सबकी क्लास लेती है, इससे वे भली भांति परिचित हैं। भावना का सौंदर्य एक कठोर पत्थर की तरह था। उन्होंने दीपक के जीवन को सख्त नियमों और कायदों में बांधा हुआ था, जिस कारण उनका फक्कड़ व्यक्तित्व भी कभी कभी विद्रोह कर उठता था। आज भी जैसे ही अर्चना की स्कूटी की आवाज़ सुनाई दी, ईरा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मोना, अर्चना मैडम आ गई हैं, जल्दी से चाय नाश्ता लगाओ। कभी कभी तो ईरा को अर्चना अपनी माँ ही लगती थी। आज अर्चना ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर पीला बॉर्डर था। उसी से मेल खाती उसने पीले रंग के झुमके पहने हुए थे और ईरा ने जिद करके उसके बालों में पीला फूल भी खोज लिया जो उसके बालों और चेहरों की खूबसूरती को दोगुना कर रहा था। ईरा कह रही थी, अर्चना मैडम, पता है आपकी शक्ल एक मॉडल जैसी लगती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अर्चना हंसते हुए बोली, ईरा तुम पागल हो और तुम्हारे कुछ भी कहने से आज की क्लास कैंसिल नहीं करूँगी। गलत क्या कह रही है ईरा? आपको जब पहली बार दिखा था मैं तो थोड़ी देर दुविधा में ही रहा था कि यह विश्व सुंदरी हमारे घर कैसे आ गई। वे कब पीछे से आकर चुपके से यह सब देख रहे थे, यह गुरु शिष्या की जोड़ी को पता ही नहीं चला। अर्चना का चेहरा लाल हो गया। ईरा चिल्लाकर बोली, पापा आप कब आए? पता नहीं कैसा खिंचाव था दोनों के बीच, जहाँ अर्चना की उदासीनता दीपक को न जाने क्यों आकर्षित करती थी, वहीं दीपक का चुंबकीय आकर्षण भी रह रहकर अर्चना को अपनी ओर खींचता था। अर्चना ने बचपन में कभी भी अपने पिता की सुरक्षा महसूस नहीं करी थी। उसने हमेशा अपने पापा को एक हारे हुए इंसान के रूप में देखा था। जब मर्जी आती वे घर आते और जब मन नहीं करता महीनों महीनों अपनी महिला और पुरुष मित्रों के पास पड़े रहते। अर्चना से उन्हें कोई लगाव है या नहीं, उसे आज तक पता नहीं चल पाया। जब उसकी मम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ था वे फिर उनकी ज़िंदगी से गायब हो गए थे। जब भी कोई जिम्मेदारी आती वे ऐसे ही महीनों गायब हो जाते थे। अर्चना कभी कभी सोचती कि मम्मी ने इस आदमी से प्यार करने की बहुत भारी कीमत चुकाई है। गायत्री ने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर सुभाष से कोर्ट में विवाह किया था। एक प्रेमी के रूप में वे जितने अच्छे थे, पति बनते ही गृहस्थी की जिम्मेदारियों से वे भागने लगे। दरअसल शादी के बाद ही गायत्री को एहसास हो गया कि वे शादी के लिए बने ही नहीं हैं। गायत्री मन ही मन अपने गलत लिए इस फैसले पर घुलती रही और तभी असमय कैंसर रूपी दीमक उन्हें चाट गई। सुभाष एक पिता और पति के रूप में ना कभी उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह निकले, ना ही पूरी तरह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन पाए। एक लुका छिपी का खेल चलता रहा। मम्मी के परिवार ने उन्हें बहुत पहले अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था। शायद उनके विवाह के बाद से और सुभाष के घर वाले उनके गैर जिम्मेदार रवैये के कारण उनसे छुटकारा चाहते थे और इस विवाह से उन्हें सुनहरा मौका दे दिया। इसीलिए उन्होंने पहले ही दुनिया से दूरी बना कर रखी। शायद दीपक का अपनी बेटी ईरा के लिए अथाह प्यार ही अर्चना को खींचता था। वह दीपक में अपने उस पिता को ढूंढती थी जो हमेशा मुसीबत आने पर उन माँ बेटी को छोड़कर चला जाता था। एक बार अर्चना ने अपनी माँ से झुंझलाकर कहा भी था, मम्मी इन्हें क्यों ढो रही हो, तलाक क्यों नहीं ले लेती? तब गायत्री ने कड़वाहट से कहा था, कोई तो है अपना कहने के लिए, और पगली मैं तो तलाक ले भी लूँगी, तू बेटी तो सुभाष की ही कहलाएगी। यह आदमी किस नीचता तक उतर सकता है तुझे मालूम नहीं। जो है जैसा है रहने दे, कभी कभी ही सही, कम से कम उसे पिता का फ़र्ज़ तो याद रहता है।
उस दिन रविवार था। अर्चना काम खत्म कर अलसा रही थी कि तभी बेल बजी। ईरा कार से उतरी और दौड़ती हुई अर्चना के गले से झुल गई। अर्चना मैम, मम्मी टूर पर गई हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। शाम को हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। अर्चना बोली, ठीक है बाबा, कुछ खाया या नहीं? अर्चना को कुछ ही दिनों में अपनी इस छात्रा से एक अनोखा लगाव हो गया। पता नहीं क्यों वह ईरा के साथ अपना बचपना जीती थी, वह बचपन जिसे वह कभी नहीं जी पाई, जो हमेशा एक असुरक्षा के साए में ही रहा। अर्चना ने बहुत प्यार से ईरा के लिए पिज़्ज़ा बनाया और फिर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। अभी वह खाने की मेज पर खाना लगा ही रही थी कि घर की बेल बजी। ईरा पूछ रही थी, पापा आप बड़ी जल्दी आ गए। मैम तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर चलेंगे। पापा, मैम ने बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया था, चलो खाना खाते हैं। दीपक हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। पता नहीं अर्चना क्यों इतना पसीना पसीना हो रही थी। दीपक अर्चना से बोले, सॉरी, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुमसे पूछे बिना ही खाने पर बैठ गया हूँ। अर्चना के बनाए खाने में सच में बहुत स्वाद था। दाल, भरवा बैंगन, चावल और रोटी। ऐसा लगा दीपक को जैसे वे बरसों से भूखे हों। खाना खाते खाते अचानक दीपक के मुंह से निकल गया, तुम जितना अच्छा खाना बनाती हो उतनी ही सुंदर भी हो। अर्चना एकदम से लाल हो गई। दीपक को जब समझ आया तो थोड़ी झेप कर बोले, आज आप स्कर्ट में एकदम स्कूल बच्ची लग रही हो। अर्चना दीपक के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए ईरा से बोली, ईरा तुम पापा के साथ जाओ, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। ईरा रुआसी सी हो गई। चलो ना मैम, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझे अपने बर्थडे की शॉपिंग करनी है। मम्मी बर्थडे से एक दिन पहले लौटेंगी। दीपक बोले, चलो ना अर्चना। पता नहीं अर्चना दीपक के आगे क्यों कमज़ोर पड़ जाती थी। दीपक आज खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे। वे लगातार बोलते जा रहे थे और माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। वे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की खूबसूरत ट्यूटर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर अर्चना ईरा के कपड़े दिलवाने में बिजी हो गई। वहीं घूमते घूमते 2 घंटे बीत गए। तभी अर्चना की नज़र एक साड़ी पर पड़ी जिसमें गोटा पट्टी लगी थी। ईरा बोली, पापा, अर्चना मैम को यह साड़ी बहुत पसंद आ रही है। इससे पहले कि अर्चना कुछ बोलती, दीपक ने वह साड़ी पैक करवा दी। दुकान से बाहर आ ही रहे थे कि विकास से टकरा गए। अपने किसी काम से आया हुआ था। अर्चना को दीपक और ईरा के साथ देखकर बोला, शुक्र है तुम घर से बाहर तो निकली, वरना मेरे लिए तो हमेशा मैडम को बहाना तैयार रहता है। दीपक ने हंसते हुए कहा, चलो विकास तुम भी हमारे साथ डिनर करो। डिनर करते हुए विकास और दीपक अपनी अपनी बातों में व्यस्त रहे। अर्चना का मन न जाने क्यों एक सपने के पीछे भटकता रहा। सपना उसके अपने परिवार का। लौटते हुए विकास बोला, काफ़ी रात हो गई है दीपक भैया, मैं अर्चना को छोड़ दूंगा, आपको भी देर हो रही होगी। दीपक का मन था वे फिर से अर्चना के घर जाएं, पर प्रत्यक्ष में कुछ बोल ना सकें। रास्ते में विकास अर्चना से बोला, अर्चना अपनी मम्मी की गलती मत दोहराओ, यह तुम्हारा रास्ता नहीं है। गलत आदमी से प्यार करने का नतीजा आंटी के साथ साथ तुमने भी भोगा है। अर्चना बोली, तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विकास समझाते हुए बोला, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ और दिल के हाथों मजबूर होना मुझसे अधिक कौन जानेगा। दीपक भैया एक बेहद सुलझे हुए इंसान हैं, पर अपने ससुर के बहुत एहसान हैं उन पर, या यूँ कहूँ उनका यह मुकाम उनके ससुर की वजह से है, तो गलत ना होगा। अपनी उलझनों को मत बढ़ाओ, लौट आओ। अर्चना के दिल का चोर जानता था यह सच है। वह न जाने क्यों दीपक की तरफ झुकी जा रही है। उनका रुतबा या उनका व्यक्तित्व क्या उसे खींच रहा है उसे नहीं मालूम, पर गुस्से में उसने विकास को अंदर भी नहीं बुलाया और धड़ाक से कार का दरवाज़ा बंद करके चली गई। रात भर वह विकास की बात पर विचार करती रही और फिर निर्णय ले लिया कि वह कोई भी बहाना बनाकर ट्यूशन से मना कर देगी। जब वह सोमवार को ट्यूशन लेने पहुंची तो देखा भावना जी भी वहीं हैं। उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अर्चना तुमने ईरा की शॉपिंग में मदद करी, थैंक यू सो मच। आज उसकी क्लास नहीं होगी। आज हम माँ बेटी और कुछ सामान लेने जा रही हैं, पर कल तुम जरूर आना। अपनी बर्थडे पार्टी में ही तुम्हारे बिना यह केक भी नहीं काटेगी।
घर पहुंची ही थी कि कुरियर आया था। पैकेट खोलकर देखा कि वही शिफॉन की साड़ी थी और साथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि कल की पार्टी में यही पहनना, मुझे बहुत खुशी होगी। अर्चना पैकेट हाथ में लिए बैठी रही। न जाने क्यों उसे गुस्से के बजाय असीम आनंद आ रहा था। अगले दिन बैंक से आने के बाद वह पार्टी के लिए तैयार हो ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। देखा विकास खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, मैडम अभी भी नाराज़ हो क्या? मुझे पता था कि तुम ईरा के बर्थडे की पार्टी के लिए तैयार हो ही रही होगी, इसीलिए सोचा तुम्हें लेता चलूं। पता नहीं क्यों विकास के सामने उसकी हिम्मत नहीं पड़ी वह साड़ी पहनने की। मन मारकर उसने अपनी माँ की साड़ी पहनी और साथ में गोल्डन झुमके पहन लिए जो उसके चेहरे पर खूब खिल रहे थे। विकास उसे देखकर बोला, वाह एकदम फुलझड़ी लग रही हो। पर मैडम अभी दिवाली 2 महीने दूर है। जब वे पार्टी में पहुँचे तो दीपक ने दूर से ही देख लिया था कि अर्चना ने उनकी साड़ी नहीं पहनी है और ऊपर से उसे विकास के साथ देखकर उनका मूड और उखड़ गया। ईरा अर्चना का हाथ पकड़कर उसे केक की टेबल के पास ले आई। अर्चना ने दीपक और भावना दोनों का अभिवादन किया। केक काटने के बाद अर्चना जब वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो दीपक रास्ते में मिल गए। इधर उधर देखकर बोले, मेरा उपहार पसंद नहीं आया क्या? मेरा कितना मन था तुम्हें उस साड़ी में देखने का। तभी ना जाने कहाँ से भावना आ गई और पति को देखकर बोली, तुम यहाँ खड़े हो, वहाँ सारे मेहमान तुम्हारी राह देख रहे हैं। भावना को न जाने क्यों यह आभास हो गया था कि उनके पति का इस लड़की से कोई संबंध है। मन ही मन उन्हें अपने गोरे रंग और खूबसूरती पर बहुत अहंकार था, पर इस लड़की के सामने न जाने क्यों वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाती थी। लौटते समय अर्चना और विकास भावना जी से विदा लेने आए तो अर्चना ने सही मौका देखकर कहा, मैम मैं अब यह ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे एक परीक्षा की तैयारी करनी है। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठूं। भावना के दिल पर जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, अतः मुस्कुराते हुए बोली, अवश्य तुम कर लोगी, मेरे लायक कोई काम हो तो ज़रूर बताना। रास्ते में विकास बोला, सही निर्णय सही समय पर, प्राउड ऑफ यू। न जाने क्यों रोज अर्चना ईरा की प्रतीक्षा करती। उसे लगता कि वह जरूर आएगी और उस पर गुस्सा करेगी, या यूँ कहे वह दीपक का इंतज़ार कर रही थी। एक हफ्ता बीत गया और अर्चना ने अपने मन को मजबूत कर लिया था। वह खुश भी थी कि वह बाहर निकल आई है। फिर उसने अपने एकांतवास से दोस्ती कर ली। उस दिन शनिवार की शाम थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अर्चना ने सोचा विकास होगा, पर देखा दीपक खड़े थे। हमारा क्या कसूर है? तुमने हमें क्यों अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया? पता है ईरा का बुरा हाल है, वह किसी भी ट्यूटर से पढ़ने को तैयार नहीं है। अर्चना चुप रही। दीपक आगे बोले, अर्चना मैं क्या करूं? अगर मेरा मन तुम्हारी तरफ झुका जा रहा है, झूठ नहीं बोलूँगा, तुम मेरी ज़िंदगी की पहली औरत हो जिसने मेरे दिल के तार छुए हैं। भावना मेरी पत्नी है, पर पत्नी से ज़्यादा वे मुझे एक सख्त मिजाज प्रिंसिपल लगती है। हमारे विवाह की नींव ही एहसान और नियम कायदों पर टिकी हुई है। उसमें कहीं भी रोमांचित करने वाले पल नहीं है। अगर कोशिश भी करूँ तो मेरी पत्नी मेरे गंवारपन का उपहास उड़ाती है। उसने दीपक से नहीं, एक पुलिस अधिकारी से शादी करी है। उस रात दीपक ने अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। वे एक गरीब परिवार से थे। जब वे दिल्ली आए थे तब उनकी मुलाकात भावना से हुई। भावना उनकी वाक्पटुता की कायल थी। दीपक एक अच्छे डिबेटर थे और उनकी इसी बात पर भावना फिदा हो गई थी। वे दीपक के जीवन की पहली महिला थी। भावना का हाथ पकड़कर उन्होंने सभ्य और उच्च वर्गीय समाज में उठने बैठने के सलीकों को सीखा था। भावना के पिता ने देखते ही इस हीरे को पहचान लिया था। उन्हें अपनी राजकुमारी के बारे में अच्छी तरह से पता था कि उसे दीपक जैसा ही कोई शांत और प्रखर बुद्धि का जीवन साथी चाहिए। ऊपर से दीपक का भव्य व्यक्तित्व सोने में सुहागा था। भावना के पिता में दीपक को अपने ही पिता की भूली बिसरी छवि याद आती थी, इसीलिए वे उनकी कोई भी बात कभी नहीं टालते थे। फिर भावना के पिता ने ही पहल करके उन्हें दिल्ली के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला दिया और दीपक ने भी उनको गलत साबित नहीं किया। पहली बार में ही उनका चयन हो गया। भावना के पिता का जो सपना उनके बेटा या बेटी पूरा नहीं कर पाए, वह उनके भावी दामाद ने पूरा कर दिया। दीपक को यह रिश्ता मंजूर है या नहीं, किसी ने उनसे नहीं पूछा। भावना के लिए दीपक एक जीवन साथी नहीं, बल्कि एक ट्रॉफी हस्बैंड था।
जब रात के 9 बज गए तो अर्चना ने कहा, ईरा आपका इंतज़ार कर रही होगी। दीपक बोले, दोनों माँ बेटी नाना के घर गई हैं, परसों आएंगी। चलिए अब चलता हूँ। अर्चना जी, अगले शनिवार भी आ सकता हूँ क्या? और प्लीज़ वही साड़ी पहन कर रखना जो मैंने तुम्हें भेजी थी। वह एक हफ्ता एक दिन की तरह बीत गया और फिर से शनिवार की शाम आ गई। अर्चना ने साड़ी पहनी और आज उसने गजब का श्रृंगार भी किया था। दरवाजे की घंटी बजते ही जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने भावना जी को देखकर सकपका गई। साथ में ईरा भी थी। अर्चना को देखते ही ईरा बाल सुलभता में बोली, मैम, यह तो वही साड़ी है जिसे उस दिन आप मॉल में देख रही थी। आज आप एकदम दुल्हन जैसी लग रही हैं। भावना की आंखों से नफरत की चिंगारी निकल रही थी। उन्हें पता था कि इतनी महंगी साड़ी यह 2 टके की लड़की नहीं खरीद सकती है। उनका शक अब यकीन में बदल गया था। ईरा सब चीज़ों से अनजान अपनी मम्मी से बोल रही थी, मम्मी बात करो ना मैम से कि मेरी हफ्ते में एक दिन आकर मदद कर दें। भावना जी कुछ ना बोल ईरा का हाथ पकड़कर तीर की तरह निकल गई। अर्चना ऐसे ही बैठी रही। तभी दीपक का फ़ोन आ गया। सॉरी अर्चना, बहुत ज़रूरी काम होने के कारण मैं नहीं आ पाऊँगा। मत ही आइए, तुनक कर अर्चना ने कहा तो दीपक ने इन सब की वजह पूछी। अर्चना, मैं तुमसे अब कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूँ। बस थोड़ा सा और अर्चना, फिर तुम और मैं एक साथ रहेंगे। सोमवार की सुबह अर्चना अपने बैंक पहुंची ही थी कि उसे चपरासी बुलाने आया कि मैनेजर साहब ने उसे अपने केबिन में बुलाया है। अंदर जाकर देखा मैनेजर के साथ एक अधेड़ उम्र के पुरुष बैठे थे। एकदम भावना का ही नक्शा था। अर्चना को देखते ही गुस्से में बोले, तो तुम हो अर्चना? शर्म नहीं आती मेरी बहन के परिवार में आग लगाते हुए? नौकरी करती, खूबसूरत हो, यहाँ वहाँ मुंह मारने से अच्छा है कि तुम किसी ढंग के लड़के से शादी कर लो। फिर व्यंग करते हुए बोले, जानता हूँ तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, कहीं की भी झूठी पत्तलो चाटो, पर दीपक को बख्श दो। जाते जाते वह शख्स नीचता पर उतर आया और अर्चना को घूरते हुए बोला, वैसे दीपक की जगह तुम मुझे देख सकती हो। अर्चना शर्म के कारण सिर नहीं उठा पा रही थी। पता नहीं मैनेजर क्या सोच रहे होंगे। भावना के भाई के जाने के बाद मैनेजर बोला, अर्चना, आई कैन अंडरस्टैंड, पर तुम चिंता मत करो, हो जाता है कभी कभी। मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। फिर से शनिवार की शाम आ गई थी। अर्चना को विश्वास था अब दीपक कभी नहीं आएंगे। घंटी बजी और दीपक आ गए। मैंने भावना से बात कर ली है। अर्चना बोली, ईरा का क्या होगा? और फिर अर्चना ने उस दिन की घटना विस्तार से बता दी। दरअसल अब वह दीपक के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी चिंतित थी। पूरी घटना सुनकर दीपक बोले, चिंता ना करो, मैंने भावना के परिवार से भी बात कर ली है। तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा। तुम बस अपना मन बना लो। थोड़ा सा हो हल्ला होगा, फिर सब भूल जाएंगे। तुम मजबूत रहना। रविवार की शाम विकास का फ़ोन आया। उसने अर्चना से कहा, तैयार रहना, आज डिनर पर चलेंगे। वहाँ पहुँचकर देखा कि भावना जी भी बैठी थी। उसने विकास को शिकायत भरी नज़रों से देखा। बोली, अर्चना, मैं तुम पर कोई दोषारोपण करने नहीं आई हूँ। अकेली तुम्हारी ही गलती नहीं है, पर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ईरा के बारे में ज़रूर सोचना। मुझे मालूम है तुम एक दर्दनाक बचपन से गुजरी हो। क्या तुम ईरा के लिए भी ऐसा ही चाहोगी? एक बच्चे को माँ और पिता दोनों की आवश्यकता होती है, और यह तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। प्लीज़ उसकी ज़िंदगी से चली जाओ। दीपक के सिर पर इश्क का जुनून सवार है, पर दीपक ईरा के बिना नहीं रह पाएगा। हाँ, मैं उसे हिटलर जैसा चाहती हूँ, पर किसके फ़ायदे के लिए, कभी समझ नहीं पाएगा। तुम ही कदम पीछे हटा लो अर्चना। प्रेमी और पति में बहुत फ़र्क होता है। अचानक अर्चना को महसूस हुआ जैसे भावना नहीं, उनके मुंह से उसकी माँ बोल रही है। मेज पर सजा खाना अर्चना को जहर लग रहा था। रास्ते भर विकास और अर्चना चुप बैठे रहे। विकास अर्चना के साथ अंदर आया और बोला, अर्चना, क्यों आँख से खेल रही हो? तुम एक बार हाँ तो कहो, मैं तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लगा दूंगा। अर्चना डूबते स्वर में बोली, मेरे साथ कौन शादी करेगा विकास? विकास प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अर्चना, मैं भी तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो। अर्चना कुछ सोचने लगी।
उस मंगलवार की शाम अर्चना अभी ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि ईरा अपनी आया के साथ आ गई। अर्चना की गले लगकर सुबकते हुए बोली, मैम, मैं और मम्मी अब नाना जी के घर रहेंगे। पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। मैं मम्मी को अकेली नहीं छोड़ सकती, इसीलिए उनके साथ जा रही हूँ। अर्चना ने देखा लड़की बिल्कुल मुरझा गई है। उसे लगा ईरा नहीं, जैसे यह अर्चना बोल रही है। उसने मन ही मन भावना को धन्यवाद दिया कि उसने ईरा को उस दूसरी औरत का नाम नहीं बताया, अन्यथा ईरा कभी भी उसे माफ़ नहीं कर पाती। मगर जब ईरा वापस जा रही थी तो अर्चना ने निर्णय ले लिया कि वह अपने परिवार का ताजमहल ईरा के बचपन पर कभी नहीं खड़ा करेगी। अर्चना सोच रही थी कि इस शनिवार की रात वह दीपक को अपना निर्णय सुना देगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। विकास का फ़ोन था। वह बता रहा था कि दीपक भैया का ट्रांसफ़र असम हो गया है। अर्चना जानती थी कि किस कारण से दीपक ने अपना ट्रांसफ़र इतनी दूर करवाया है और अब ईरा और भावना ही दीपक के साथ जाएंगी। उस दिन के बाद से अर्चना ने दीपक को अपनी डायरी में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और साथ ही साथ दीपक ने भी। संडे की दोपहर अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सजी धजी अर्चना ने दरवाज़ा खोला। सामने विकास अपने मम्मी पापा और दीदी के साथ घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। दरअसल आज ही दोनों ने एक दूसरे के साथ सगाई करने का फैसला किया था, क्योंकि कल ही अर्चना ने विकास के प्रस्ताव को स्वीकार लिया था। अर्चना अपने अतीत को भुला नए जीवन की ओर बढ़ गई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।